नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे। IBN भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। जापान में नए प्रधानमंत्री के नाम पर अटकलों का दौर जारी। मौजूदा उप प्रधानमंत्री तारो असो के हाथ में आ सकती है सत्ता। कोरोना पीड़ितों को दी जाएगी रेमडेसिविर। अमेरिका नियामक ने दी मंजूरी। वेक्लरी नाम से इस दवा को बेचेगी कंपनी। देश में कोविड-19 के हर रोज दर्ज किए जा रहे रिकॉर्ड मामले। 35 लाख के पार पहुंचा देश में संक्रमण का आंकड़ा। सितंबर से लागू होंगे अनलॉक 4 के प्रावधान। लॉकडाउन लागू करने के अधिकार में बदलाव। स्थानीय बंदी नहीं कर सकते हैं राज्य। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए मुजफ्फरनगर का लाल। शहीद होने से पहले मार गिराए 3 आतंकी। पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए प्रशांत शर्मा। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। दुनिया भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले राजनेता थे, जिनके इस्तीफे के बाद अब नए प्रधानमंत्री को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि आखिर वो कौन सा शख्स होगा और वो कौन सा चेहरा होगा जो जापान के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेगा। देखिए एक रिपोर्ट। सबसे पहला नाम है जो जापान के प्रधानमंत्री की दौड़ में है, वो नाम है तारो ओसो का। जापान के वित्त मंत्री तारो ओसो इस दौड़ में सबसे आगे हैं। वो मंत्रालय के साथ ही जापान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद भी संभाल रहे हैं। तारो शिंजो आबे प्रशासन में सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है और माना जा रहा है कि वो जापान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि उनकी ज्यादा उम्र को देखते हुए उन्हें जापान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है ताकि उनकी देखरेख में अगला प्रधानमंत्री चुना जा सके। तारो ओसो साल 2008 में जापान के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा नाम है फुमियो किशिदा का। तो आपको बता दें, आबे के मंत्रिमंडल में साल 2012 से 17 तक किशिदा जापान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। हालांकि इस दौर में शिंजो आबे ने ही विदेश मामलों की देखरेख की थी। तो आपको बता दें कि किशिदा जापान के हिरोशिमा से आते हैं और आबे के उत्तराधिकारी के तौर पे देखा जाता है, लेकिन मतदाताओं की पसंद के मामले में वे पिछड़ जाते हैं। तीसरा नाम है तारो कोनो का। तो आपको बता दें, जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो स्वतंत्र विचार के लिए जाने जाते हैं। शिंजो आबे की आलोचना से भी वो चूकते नहीं हैं। दक्षिण कोरिया को लेकर जापान की नीतियों में बदलाव भी चाहते हैं और वो अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं और आबे सरकार में कई अहम पद संभाल चुके हैं। और चौथा नाम है, वो नाम है योशिहिदे का। तो आपको बता दें, योशिहिदे आबे के सबसे भरोसेमंद साथी रहे। उन्होंने शिंजो आबे को कई अहम मुसीबतों से बाहर निकाला है। आपको बता दें कि 2012 में शिंजो आबे की चुनावी जीत में अहम भूमिका अदा की थी। आबे ने उन्हें मुख्य कैबिनेट सचिव की पोस्ट दी है। हालांकि नेताओं से उनकी नजदीकियों के चलते वो अक्सर विवादों में घिरे रहे हैं। स्पेशल न्यूज डेस्क IBN भारत। कवर स्टोरी के बाद ले चलते हैं हम आपको अपने सहयोगी प्रिया के पास, जो कि देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगी। दुनिया में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच अमेरिका ने अपने देश में कोरोना पीड़ित मरीजों को एंटीवायरल ड्रग्स रेमडेसिविर के इस्तेमाल को अनुमति दे दी है। अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को अब यह दवा दी जा सकेगी। देखें एक रिपोर्ट। अमेरिकन ड्रगवेयर कंपनी गिलेड साइंस ने कहा है कि नियामकों ने कोविड-19 की वजह से अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों के लिए प्रायोगिक एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। इससे पहले अमेरिकी खाद्य एवं औषध प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति में इस दवा के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। अब तक ये गंभीर कोरोना वायरस के पीड़ितों रोगियों को ही दिए जाने को कहा गया था। कैलिफोर्निया की कंपनी गिलेड ने 10 अगस्त को रेमडेसिविर की औपचारिक मंजूरी के लिए आवेदन किया था। गिलेड के अध्ययन में पाया गया कि कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों में रेमडेसिविर इस्तेमाल के बाद 5 दिन के उपचार में सुधार होने की संभावना 65% अधिक हो गई है। स्पेशल न्यूज डेस्क IBN भारत। केंद्र और राज्य सरकारों के कयासों के बावजूद भारत में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज देश में कोविड-19 के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे सरकार
की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश भर में कोरोना के 70,000 के ऊपर मामले सामने आए हैं। देखें एक रिपोर्ट। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक कुल 35 लाख से अधिक कोरोना मरीजों की पुष्टि हो गई है। अब तक कुल पॉजिटिव मामले 35 लाख से ऊपर सामने आ चुके हैं, जिसमें 63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 27,13,000 से ऊपर मरीज ठीक भी हुए हैं। अगर बात करें रिकवरी रेट की तो बता दें इसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। देश भर में कोरोना का रिकवरी रेट 76.60% हो गया है, जबकि संक्रमण या पॉजिटिव रेट 60.46% बना हुआ है। मंत्रालय ने अपने बयान में जिक्र करते हुए बताया कि कोरोना की शुरुआत से ही अब तक देश में 4,14,00,000 से ऊपर लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है, जबकि बीते 24 घंटे में 10 लाख से ऊपर कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जो कि भारत में एक दिन में होने वाले टेस्ट में सबसे अधिक है। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो गई है। ये गाइडलाइन 1 सितंबर से लागू होंगी और लॉकडाउन के अहम प्रावधान खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया में है। देखें एक रिपोर्ट। अनलॉक 4 का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं होगा। राज्य किसी भी हालत में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन को लागू नहीं कर सकेंगे। एक राज्य में कंटेनमेंट जोन कहां है, इसकी जानकारी हर जिले की वेबसाइट पर राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश देंगे। कंटेनमेंट जोन की जानकारी राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को भी दी जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर वहां मेडिकल सुविधाएं पहुंच सकें और वहां की निगरानी भी की जा सके। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय द्वारा केंद्र गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही केंद्र ने इस बात को भी दोहराया है कि लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य में अंदर आने जाने की पर कोई रोक नहीं होगी, ना किसी प्रकार की उनको इजाजत लेनी होगी। ये इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्यों में अपने यहाँ आने जाने पर शर्तों के साथ पाबंदी लगी हुई थी। केंद्र ने राजनीतिक कार्य और अन्य सभाओं के लिए 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे दी है। बिहार चुनाव के मद्देनजर इसका खास महत्व है। हालांकि इस तरह के कार्यक्रम में फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान जरूरी होगा। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। देश और दुनिया की अहम खबरों के बाद करेंगे राज्यों की बात। उसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या रहा खास, जानते हैं योगेश पांडे के साथ। राज्यों से आज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके शहर मुजफ्फरनगर लाया गया। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा और इस दौरान भारत माता और वीर शहीद अमर रहे के जयघोष गूंज उठे। देखिए एक रिपोर्ट। 29 अगस्त को सुबह पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया था, लेकिन मुजफ्फरनगर के जवान प्रशांत शर्मा को अपनी शहादत देनी पड़ी। सेना के अधिकारियों ने परिजनों को शनिवार को ही शहादत की सूचना दी तो सांत्वना देने वालों का घर पर तांता लग गया। शहीद के पिता शेषपाल शर्मा को बड़े बेटे प्रशांत के बलिदान पर गर्व है। उन्होंने कहा, यदि मेरे 4 बेटे होते तो मैं चारों को सेना में देश की सुरक्षा के लिए भेज देता। मैंने भी कई साल सेना में रहकर हिंदुस्तान की सुरक्षा की है, लेकिन जो एक पिता नहीं कर पाया वह बेटे ने कर दिखाया। तो वहीं सैनिक सम्मान के साथ शहीद प्रशांत शर्मा के पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। काली नदी रोड स्थित शमशान घाट पर भाई ने प्रशांत की चिता को मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि शहीद प्रशांत शर्मा बागपत के गांव बिजरोल के मूल निवासी थे, जिनका परिवार 15 साल पहले मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना मोड़ पर शिफ्ट हो गया था। प्रशांत के पिता शेषपाल आर्मी से रिटायर हैं और प्रशांत 2 साल पहले ही भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। स्पेशल डेस्क, IBN भारत। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे।
और अपने कार्यक्रमों की शुरुआत जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक से की। सर्किट हाउस सभागार में हुई बैठक में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह समेत अन्य विधायक शामिल रहे। बैठक में गोरखपुर सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए सांसद और विधायकों को एकजुट रहने की सलाह देते हुए 10 दिन में बिगड़ी गोरखपुर की छवि को संभालने के निर्देश दिए हैं। बैठक खत्म होने के बाद निकले सांसद रवि किशन ने बताया कि जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने सहायक अभियंता के सिंह के हालिया प्रकरण पर कोई विशेष विस्तार से बात नहीं की। जानकारी सब लोगों को बताइए, आप अपनी उपलब्धियां बताइए और बाढ़ की समस्याओं को पूछा। फिर हमने गडकरी साहब से जो सड़कों की मांग की थी उसके लिए उन्होंने पूछा कहाँ से मांग थी, वो सारी चीज़ें पूछी। तो ओवरऑल फिर उन्होंने कहा कि यूनाइटेड रहिए आप लोग और 10 दिन में जो गोरखपुर की छवि है उसको ज़रा आप लोग संभालिए, ठीक करिए, आपस में सब लोग एक दूसरे के साथ समझदारी के साथ है। एक में जो मामला चल रहा था विधायक जी का, उसको लेकर के कोई इस तरह की उन्होंने डिटेल में बात नहीं की, उस पर हम लोगों ने भी चर्चा नहीं की क्योंकि मीटिंग बहुत सारी चीज़ों को लेके थी, तो वो टॉपिक को ज़्यादा नहीं छेड़ा। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के सिंह के तबादले की जीत पर अड़े नगर विधायक ने अभियंता के तबादले के बाद अब इसे पूरे प्रकरण को नया नाम दे दिया है। अभियंता के पक्ष में पत्र लिखने वाले सांसद रवि किशन और 4 विधायकों को सोशल मीडिया पर नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले नगर विधायक ने कहा कि अभियंता प्रकरण में किसी से उनका कोई विवाद नहीं हुआ और इसे विवाद की बजाय संवाद कहा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होकर निकले नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हर विधायक को निजी रूप से सुना और हर विधायक से अलग अलग उनकी समस्याएं सुनी। हमारा गोरखपुर है, यहाँ बाढ़ नहीं होती है, तो उन्होंने जल जमाव की समस्या सुनी, उन्होंने बिजली की समस्या सुनी, उन्होंने नालों की समस्या सुनी और धैर्य से सुना, पूरा समय दिया और हम सबको आश्वस्त किया कि हम योजना बनवाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि हम गोरखपुर की जल निकासी को प्राथमिकता देंगे। उनका कि नहीं, हमने लेजर सर्वे कराया है और हम प्रयास करेंगे कि जल निकासी की समस्या। सर, पिछले दिनों जिस तरीके से एक विवाद हुआ अभियंता को लेकर, उस पर क्या कुछ कहेंगे? कहाँ विवाद हुआ? कौन सा विवाद? अभियंता के ट्रांसफर को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर चीज़ पर मत कि हो थोड़ी भी जरूरी होता है। अपने अपने लोगों की सोच होती है, कहते हैं, सरकार उस पर निर्णय लेती है। उसको आप लोग विवाद बता देते हैं, तो संवाद क्यों नहीं कह देते आप लोग उसको? उसके लिए जो प्रयोग शब्द होना चाहिए वो है संवाद हुआ, विवाद नहीं, है ना? थैंक यू। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण अधिकांश इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और सबसे ज्यादा खराब स्थिति होशंगाबाद जिले की है। यहाँ बीते 24 घंटे में 340.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ऐसे में नर्मदा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रदेश में बाढ़ के हालात के बारे में अवगत कराया और राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री से सेना के 5 हेलीकॉप्टर मांगे, जिसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर आने के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रदेश में बाढ़ से निपटने के लिए सेना के 5 हेलीकॉप्टर बुलाए गए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद एक बार फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। होशंगाबाद जिले में लगातार भारी बारिश और तवा बारना बरगी बांध से पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी में बाढ़ की स्थिति बन रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 9 जिलों के 394 से ज्यादा गांवों में भीषण बाढ़ आई है। यहां के 7000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में ले जाया गया है, जहां पर रुकने, भोजन, दवाओं के साथ सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश के 3 जिले होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन में कई गांव बाढ़ से घिरे हैं, तो वहीं छिंदवाड़ा जिले में 5 व्यक्तियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बचाया गया। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं। स्पेशल डेस्क IBN भारत। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।